साफ। दुनिया एक खुली किताब नहीं है, ये एक पहेली है। कुछ पन्ने तो हमने पढ़ लिए, पर बॉस ज्यादातर पन्ने या तो खाली है या ऐसी भाषा में लिखे हैं जो हमारी समझ से परे है। आज हम उन्हीं 10 पन्नों को खोलने की कोशिश करेंगे जिन पर सदियों से अनसुलझा का ठप्पा लगा है। ये वो राज है जिन्होंने बड़े बड़े ज्ञानियों और वैज्ञानिकों के दिमाग को भी घुमाकर रख दिया है। चिली से हजारों किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है, ईस्टर आइलैंड। यहाँ असली खेल है वो सैकड़ों विशालकाय पत्थर की मूर्तें जिन्हें मोआइक कहते हैं। सोचो जरा, ये मूर्तें 40 फीट ऊंची और 80 टन वजनी है। आज के जमाने में क्रेन से उठाना मुश्किल हो तो उस वक्त बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इन्हें बनाया कैसे गया? चलो बना भी लिया तो इन्हें उस जगह से उठाकर टापू के किनारों तक लाया कैसे गया? क्या ये रस्सियों से खींचे गए या लकड़ी के लट्ठों पर लुढ़काए गए? अगर लकड़ी इस्तेमाल हुई तो इतने पेड़ कहां से आए? और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें बनाया किसने? एक हंसती खेलती सभ्यता जो रापा नुई कहलाती थी, वो अचानक गायब कहां हो गई? क्या उन्होंने अपने सारे पेड़ काटकर खुद का विनाश कर लिया या कोई बाहरी ताकत आई थी? ये मूर्तें आज भी समंदर की तरफ पीठ करके खड़ी है, मानो दुनिया से नहीं बल्कि किसी गहरे राज से मुंह फेर रखा हो। इनका मकसद क्या था? ये किसे देख रही है? ये सवाल आज भी समंदर की लहरों में गूंज रहे हैं। मिस्र के गीजा के पिरामिड, इन्हें देखकर लगता है कि ये किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया की ताकत ने बनाए हैं। खासकर ग्रेट पिरामिड। आज से 4,500 साल पहले जब दुनिया पहिया तक ढंग से इस्तेमाल करना नहीं जानती थी, तब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स, जिनमें से हर एक का वजन एक हाथी के बराबर था, उन्हें 480 फीट ऊंचा कैसे चढ़ाया गया? ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। इनकी कटाई इतनी सटीक है कि आप दो पत्थरों के बीच एक ब्लेड तक नहीं घुसा सकते। और अलाइनमेंट, ये पिरामिड एकदम परफेक्टली उत्तर दिशा की ओर है। इतनी सटीक खगोलीय जानकारी उस वक्त के लोगों को कैसे थी? कुछ लोग कहते हैं इन्हें गुलामों ने बनाया, पर इतने भारी पत्थर ढोने के लिए कितने गुलाम लगते? कुछ थ्योरी कहती है कि पानी के लंबे रैंप बनाए गए, पर सबूत कहाँ है? और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ मकबरे थे या इससे भी बढ़कर कुछ? क्या ये कोई एनर्जी मशीन थे? गीजा के पिरामिड सिर्फ रेत में खड़े पत्थर नहीं है, ये इंसानी काबिलियत पर लगा एक ऐसा सवालिया निशान है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। पेरू के सूखे रेगिस्तान में जब आप जमीन पर चलते हैं तो आपको बस धूल और पत्थर दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप आसमान में उड़ते हैं, नीचे का नजारा आपके होश उड़ा देगा। सैकड़ों विशाल आकृतियां, कोई मकड़ी की, कोई बंदर की, कोई किसी इंसान जैसी, तो कोई सीधी सीधी सैकड़ों मीटर लंबी लकीरें। इन्हें कहते हैं नाज़का लाइंस। ये इतनी बड़ी है कि इन्हें जमीन से देखा ही नहीं जा सकता। तो सवाल ये है कि 2000 साल पहले जब हवाई जहाज नहीं थे तो इन्हें बनाया किसके लिए गया था? क्या ये आसमान में बैठे देवताओं के लिए कोई संदेश था, या ये किसी एलियन सभ्यता के स्पेसशिप के लिए लैंडिंग स्ट्रिप थी? इन्हें बनाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं था। रेगिस्तान की ऊपरी काली सतह को हटाकर नीचे की सफेद मिट्टी को निकाला गया, और ये डिजाइन सदियों से वैसे के वैसे ही है। नाज़का सभ्यता के लोगों ने ये क्यों किया? इसका असली मकसद क्या था? क्या ये कोई खगोलीय कैलेंडर था या पानी की खोज से जुड़ा कोई नक्शा? ये लकीरें आज भी रेगिस्तान में खामोशी से फैली है और हमसे पूछ रही है कि इन्हें देखने वाला ऊपर कौन था? इंग्लैंड के मैदानों में खड़े ये विशाल पत्थर स्टोनहेंज, ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये 5000 साल पुरानी एक पहेली है। सोचिए, 50-50 टन के भारी भरकम पत्थर जिन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाया गया। उस जमाने में जब ना क्रेन थी ना ट्रक, तब इन्हें यहाँ तक घसीटकर या लुढ़काकर कैसे लाया गया? और सिर्फ लाना ही नहीं, इन्हें एक के ऊपर एक जमाकर एक परफेक्ट गोलाकार ढांचा कैसे बनाया गया? ये काम 1-2 साल का नहीं बल्कि सैकड़ों सालों तक चला। पर क्यों? आखिर इसका मकसद क्या था? क्या ये कोई मंदिर था जहाँ पुराने देवता पूजे जाते थे, या ये कोई खगोलीय घड़ी थी जो सूरज और चांद की चाल बताती थी? साल के सबसे बड़े दिन सूरज की किरणें ठीक इसके सेंटर से होकर गुजरती है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, या फिर ये कोई कब्रिस्तान था किसी शाही खानदान का? यहाँ मिली इंसानी हड्डियां तो यही इशारा करती है। स्टोनहेंज बनाने वाले लोग कौन थे? वे क्या मानते थे? और इतनी मेहनत उन्होंने क्यों की? ये राज उन्हीं पत्थरों के नीचे दफन है। दुनिया में कई पुरानी किताबें हैं, पर वोइनिच मैन्युस्क्रिप्ट जैसी कोई नहीं। ये एक ऐसी किताब है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। सैकड़ों पन्नों की ये किताब एक अनजान भाषा, एक अनजान लिपि में लिखी है। दुनिया के बड़े से बड़े कोड ब्रेकर, भाषा के माहिर, सबने हार मान ली। इसकी लिखावट तो असली लगती है, पर इसका मतलब क्या है कोई नहीं जानता। और सिर्फ लिखावट ही नहीं, इसमें बने चित्र भी उतने ही अजीब है। ऐसे पेड़ पौधे जो धरती पर कहीं नहीं मिलते, अजीब सी खगोलीय आकृतियां, और पानी में नहाती औरतों के अजीबोगरीब चित्र। ये क्या है? क्या ये किसी दूसरी दुनिया का ज्ञान है, या ये किसी पागल इंसान की डायरी है? कुछ लोग कहते हैं ये जड़ी बूटियों की कोई प्राचीन किताब है, पर पौधे तो पहचान में आए। कुछ का मानना है कि ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है। किसी ने बस अमीर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये लिख दी। पर अगर ये धोखा है तो इतनी मेहनत से ऐसी भाषा क्यों गढ़ी गई जो आज तक किसी कंप्यूटर से भी नहीं टूटी? ये किताब एक ताला है जिसकी चाबी शायद हमेशा के लिए खो चुकी है। लल्ला लल्ला लोरी। अरे राजक्रीम। 1959 की सर्द रात रूस के यूराल पहाड़ों में 9 तजुर्बेकार हाइकर्स गायब हो जाते हैं। जब रेस्क्यू टीम पहुंचती है तो जो मंजर वो देखती है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उनका टेंट अंदर से फटा हुआ था,
मानो वो किसी चीज से डरकर भागे हों। और भागे भी कैसे? कड़ाके की ठंड में, बिना जूते और गर्म कपड़ों के। उनकी लाशें टेंट से काफी दूर अलग अलग जगहों पर मिली। 2 की खोपड़ी टूटी थी, 1 की पसलियां, पर जिस्म पर बाहर से कोई चोट का निशान नहीं था। एक महिला की जीभ और आंखें गायब थी। ये कैसे हुआ? क्या उन पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया? पर वहाँ किसी जानवर के निशान नहीं थे। क्या ये कोई मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था जो गलत हो गया? कुछ लाशों पर रेडिएशन के निशान भी मिले। या फिर ये येती यानी हिमानव का काम था? वो किस चीज से इतना डर गए थे कि सब कुछ छोड़कर बर्फीले तूफान में मौत के मुंह में भाग गए? द्यातलोव पास का ये हादसा आज भी रूस के सबसे ठंडे और सबसे गहरे राज में से एक है। रात को किसान सोता है, सुबह उठता है तो देखता है कि उसके खेत में किसी ने विशालकाय परफेक्ट डिजाइन बना दिया है। ये है क्रॉप सर्कल्स। इंग्लैंड के खेतों में ये चीज 70 के दशक से बहुत ज्यादा दिखने लगी। ये कोई छोटे मोटे गोले नहीं होते, बल्कि कई सौ फीट लंबे बेहद जटिल जियोमेट्रिक पैटर्न होते हैं, जैसे गणित का कोई फार्मूला खेत में छाप दिया हो। सवाल ये है कि ये करता कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि ये सब इंसानों का किया धरा है। कुछ लोगों ने तो मान भी लिया कि वो रात को तख्तों और रस्सियों से ये बनाते थे। पर दिक्कत यह है कि कुछ डिजाइन इतने जटिल और इतने बड़े होते हैं कि उन्हें एक रात में इंसानों का बनाना नामुमकिन सा लगता है। और जिन पौधों से ये बनते हैं वो कटे हुए नहीं, बल्कि एक खास एंगल पर मुड़े होते हैं, मानो किसी माइक्रोवेव जैसी गर्मी से उन्हें झुकाया गया हो। तो क्या ये यूएफओ के उतरने के निशान है, या आसमान से कोई अनजान एनर्जी बीम ये डिजाइन बना रही है? ये सिर्फ कलाकारी है या किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ संदेश? 1967 में कनाडा के एक छोटे से गांव शग हार्बर में कुछ अजीब हुआ। दर्जनों लोगों ने, जिनमें पुलिस वाले भी शामिल थे, आसमान में जलती हुई अजीब ओगरीब रोशनी देखी। ये कोई आम जहाज नहीं था। ये रोशनी पानी की तरफ बढ़ी और समंदर में क्रैश हो गई। लोगों को लगा कि कोई प्लेन गिरा है। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। नेवी, कोस्ट गार्ड सब पहुंच गए, पर जब वो उस जगह पहुंचे तो वहाँ कुछ नहीं था। ना मलबा, ना तेल, ना कोई सुराग। बस पानी पर एक अजीब सा पीला झाग तैर रहा था। सरकार ने इसे पहले प्लेन क्रैश माना, फिर उल्कापिंड, पर गवाहों ने जो देखा था वो इन दोनों से मेल नहीं खाता था। वो एक कंट्रोल में उड़ती हुई चीज थी। क्या वो सच में एक यूएफओ था जो समंदर में क्रैश हो गया? और अगर हाँ, तो क्या उसे बाद में किसी ने गुपचुप तरीके से निकाल लिया? शग हार्बर का ये केस इसलिए भी खास है क्योंकि ये उन चंद यूएफओ मामलों में से है जिसे सरकार ने खुद गंभीरता से जांचा था, पर नतीजा सिफर रहा। वो चीज क्या थी जो उस रात पानी में समा गई? कनाडा के पास एक छोटा सा टापू है, ओक आइलैंड, पर इस टापू के नीचे दफन है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, या शायद सबसे बड़ा धोखा। कहानी शुरू होती है 1795 में, जब कुछ लड़कों को एक गड्ढा मिला जिसे मनी पिट कहा गया। जैसे जैसे वो खोदते गए उन्हें हर 10 फीट पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म मिले, पर वो ज्यादा नीचे नहीं जा पाए क्योंकि गड्ढे में अचानक समंदर का पानी भर गया। बाद में पता चला कि ये कोई आम गड्ढा नहीं, बल्कि एक चालाकी से बनाया गया जाल था। इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि कोई खजाने तक पहुंचने की कोशिश करे तो समंदर का पानी सुरंगों से बहकर उसे भर दे। पिछले 200 सालों में ना जाने कितने लोगों ने, कितनी कंपनियों ने अरबों रुपए फूंक दिए इस खजाने को निकालने में, पर मिला क्या? कुछ पुराने सिक्के, कुछ टूटी फूटी चीजें। पर वो असली खजाना कहाँ है? क्या यहाँ सच में समुद्री लुटेरों का सोना है, या नाइट टेम्पलर्स का पवित्र खजाना, या फिर ये सब एक कहानी है? ओक आइलैंड का ये गड्ढा आज भी पैसे और जिंदगियां निकल रहा है, पर अपना राज उगलने को तैयार नहीं है। अटलांटिक महासागर का वो कुख्यात हिस्सा जिसे दुनिया बर्मुडा ट्रायंगल या शैतान का त्रिकोण कहती है, फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा के बीच का ये इलाका ना जाने कितने जहाजों और हवाई जहाजों को निगल चुका है। यहाँ चीजें बस गायब हो जाती है, बिना कोई सुराग छोड़े, बिना कोई मेडे कॉल किए। सबसे मशहूर किस्सा है फ्लाइट 19 का। 1945 में अमेरिकी नेवी के 5 जहाज ट्रेनिंग पर निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उन्हें बचाने गया एक और प्लेन भी हवा में ही गायब हो गया। आखिर वहाँ ऐसा क्या है? क्या समंदर के नीचे कोई विशाल मैग्नेटिक ताकत है जो कंपास और मशीनों को फेल कर देती है, या समंदर की तलहटी से निकलने वाली मीथेन गैस का बुलबुला जहाजों को डुबो देता है? कुछ लोग इसे एलियंस का पोर्टल बताते हैं, तो कुछ खोए हुए शहर अटलांटिस की टेक्नोलॉजी। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब कहानियां हैं। यहाँ मौसम खराब रहता है और ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए हादसे होते हैं। पर इतने सारे जहाजों का बिना निशान छोड़े गायब हो जाना, ये बात आज भी गले नहीं उतरती। अपडेट्स और नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।